हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत। दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि आज है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल में भारतीय इतिहास को अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का दिन माना जाता है, खास तौर से जब हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात कर रहे हों। आज ही के दिन 8 अप्रैल सन 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में बम ब्लास्ट किए थे, क्योंकि बहरी हो गई थी अंग्रेज सरकार। इस पूरी घटना को मैंने इतिहास में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसके दृष्टिकोण से एक इवेंट के माध्यम से कवर किया है आज ही के दिन। तो इसी स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म में आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने आज एक इवेंट लिया है, तो वो इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो आप वहां पढ़ सकते हैं। लेकिन इसी दिन एक और घटना घटित हुई, बस वर्ष का अंतर है। 8 अप्रैल सन 1857। 8 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी की सजा दी गई थी। यह भी अपने आप में एक क्रांति का बिंदु हो सकता था या हुआ था। मंगल पांडे को उस समय नहीं मालूम था कि जो काम उन्होंने पहले किए हैं, 29 मार्च को जो काम उन्होंने किया है, जिसके लिए उनको आगे चल करके 8 अप्रैल यानी आज के दिन जब फांसी की सजा दी गई थी, तो वो भारतीय इतिहास में बगावत को जन्म देने वाली एक विचित्र घटना थी और एक महानतम घटनाओं में से एक थी। तब शायद उनको नहीं मालूम था कि इसके बाद एक बड़ा इतिहास जुड़ने वाला है। लेकिन इसी इतिहास से जुड़ा हुआ एक और पहलू भी है जो कि मैंने यहां पर लिखाया है। निस्संदेह आज ही के दिन यानी कि 8 मार्च को ही सन 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी की सजा दे दी गई थी। लेकिन यह सजा मुकर्रर की गई थी 18 अप्रैल के लिए। लेकिन 18 अप्रैल को मुकर्रर की जाने वाली सजा 8 दिन पहले ही क्यों दे दी गई, 10 दिन पहले ही क्यों दे दी गई, इस इतिहास को भी हम जानेंगे और जानेंगे कि आखिर मंगल पांडे ने विद्रोह क्यों किया था, इसका 1857 की क्रांति से क्या संबंध है। इन सभी पहलुओं पर चर्चा आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 15 अप्रैल को एक बैच की शुरुआत हो चुकी है स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म से। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप आसानी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको जुड़ने के लिए एप्लीकेशन पर या फिर वेबसाइट पे जाना है। कोर्स इसी नाम से है, इसी तरीके का आइकन वहां लगा होगा, आप उस पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो देखिए अब इस कोड की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। खैर चलिए आगे हम डिस्कशन करते हैं सेशन की शुरुआत में। यहां पर एक डेट लिखी हुई है 29 मार्च सन 1857, यानी अभी तो अप्रैल चल रहा है लेकिन इससे कुछ दिन पहले की बात है, मार्च की बात है। 29 मार्च सन 1857 को बगावत हुआ। बगावत कहां हुआ, ये कलकत्ता के पास में एक जगह पड़ती है बैरकपुर, और उसी बैरकपुर जो है और उसी बैरकपुर की एक छावनी है जिसमें 34वीं नेटिव इन्फेंट्री है, उसमें एक सिपाही हैं जिनका नाम है मंगल पांडे, उनके द्वारा ये बगावत की गई है। क्यों की गई है इस पर हम आगे के सत्र में, इसके आगे आने वाला जो सेशन यहां पर हो रहा है इसमें हम चर्चा करेंगे। सेशन में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा पूरी की पूरी कहानी को जानने के लिए, और सेशन के अंत में आप इसे लाइक जरूर करिएगा। देखिए घटना है, मंगल पांडे जो हैं वो बगावती हो जाते हैं, इस घटना को लेकर के बात शुरू होती है। लेकिन मुद्दा यह है कि आखिर मंगल पांडे बगावती क्यों हो जाते हैं, यानी उनके तेवर जो हैं वो बगावती क्यों हैं। इतिहास में साक्ष्य जो मिलते हैं वो ये बताते हैं कि इस घटना के घटित होने की मुख्य वजह जो थी वो थी नई एनफील्ड गन्स या एनफील्ड राइफल्स। देखिए ब्रिटिश आर्मी जो अब भारत पे कई सारे राज्यों में अपना जाल बिछा चुकी थी, उसी ब्रिटिश आर्मी के एक सिपाही हुआ करते थे। 22 साल की उम्र में मंगल पांडे जी ने यह छावनी ज्वाइन की थी। अब बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरलिंक यहां पर होंगी 1857 की क्रांति से, इसलिए इस माध्यम से आपको 1857 की क्रांति भी समझ में आएगी, इसलिए भी आपको ध्यान से सुनना है। तो क्या एनफील्ड राइफल पहली गन्स थी जो यहां पर इस्तेमाल करी जा रही थी? ऐसा नहीं है। एनफील्ड राइफल्स जो यहां पर अभी आई थी, एनफील्ड P53, इन राइफल से पहले इन सैनिकों के द्वारा जिस गन का इस्तेमाल किया जाता था या जिस राइफल का इस्तेमाल किया जाता था वे राइफल्स थी ब्राउन ब्रीज। लेकिन ये
की जगह पर ये लाना बगावत की निशानी कैसे हो गया, उसके पीछे के कारणों को हम समझेंगे इस एक दृश्य से। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा, ये पिक्चर इमेज जो है वो आपको दिखाई पड़ रही होगी। इसमें क्या लिखा है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या यहां पर दिख रहा है इस बात से फर्क पड़ता है। जो ये नई राइफल्स आई थी, उन राइफल्स में कुछ इस तरीके का कार्ट्रिज यानी कि जो कारतूस है वो इस्तेमाल किया जा रहा था। कारतूस पहले भी इस्तेमाल होते थे, लेकिन इस गन में इस तरीके का कार्ट्रिज इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी टिप पर कुछ इस तरीके की चीज लगी हुई थी। जब आप इसे हटाएंगे, ये पिन है, ये पिन जो है वो पैच करी गई थी, जिसमें ही विवादित तरीके से माना जाता है कि चर्बी लगी हुई थी। तो ये कारतूस जो है, जो कि चर्बी लगी हुई थी, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी थी। अब गाय और सुअर की चर्बी में शायद उतना ज्यादा बवाल नहीं उठता, लेकिन दिक्कत यह था कि इसको मुंह से नोचा जाना था। हालांकि गाय और सुअर की चर्बी एक खास तौर से सांकेतिक तौर से अगर देखा जाए तो निस्संदेह यह हिंदुओं और मुसलमानों, हिंदू और मुस्लिम, जो कि उस समय सबसे बड़ी जनसंख्या जो थी वो इन्हीं दो धार्मिक मान्यताओं वाले लोगों की थी देश में। तो ये चीज मामले को तूल पकड़ लेती है कि जानबूझ करके गाय और सुअर का जो चर्बी है वो यहां पर इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि धर्म जो है वह अपवित्र हो सके। इस माध्यम से इसको मुंह से नोचना पड़ता है। नोचने के बाद ये यहां से ओपन हो जाता है, यहां पर होल हो जाता है, और ये अंदर भरा हुआ है इसमें बारूद। इस बारूद को आपको इसके अंदर, इस राइफल के अंदर भरना पड़ता है, और इस एक छड़ टाइप की होती है, उससे आपको उसके अंदर ये बुलेट जो है वो इंसर्ट करना पड़ता है और उसको बनाना पड़ता है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में सबसे आपत्तिजनक प्रोसीजर है वो ये है। तो जो मैंने यहां पर बताया आपको कि मंगल पांडे के बगावती तेवर होने की वजह जो है वो ये है, तो क्योंकि ये मंगल पांडे है तो ये हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं, और उस समय धर्म भ्रष्ट होने के बड़े मायने होते थे। मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो ये घटना घटित हुई है 1857 में, 1857 से पहले भी धर्मभ्रष्ट होने जैसी कई घटनाएं ब्रिटिश सैनिकों के साथ में, ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के साथ में हो चुकी थी। जैसे 1824 में जब कुछ सिपाहियों को बर्मा जाने के लिए समुद्र के रास्ते से बोला गया, तो उन सिपाहियों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सड़क मार्ग से जाने के लिए तैयार हैं, हम जमीन मार्ग से जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन समुद्र यात्रा करना हमारे धर्म के खिलाफ है। उस समय धर्मभ्रष्ट माना जाता था इस चीज को, समुद्र यात्रा नहीं करी जाती थी। तो जबरन उनको जो है उनके ऊपर केस जो है वो चलाया गया। इसी तरीके से बाद में एक कानून बना दिया गया 1856 के आसपास कि जो भी अब सेना में भर्ती होगा उसे समुद्र पार अगर यात्रा करने के लिए भेजा जाएगा, दूसरे जगहों पर भेजा जाएगा, तो वह जाएगा। तो इस तरीके से धर्म कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है। तो सिपाही पहले से ही इन सब चीजों को जान रहे हैं कि अंग्रेजों की जो करतूतें हैं, हरकतें हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म के आड़े आनी शुरू हो गई हैं। वैसे ही जब 1857 में जब ये चीज हुई, तो लोगों ने इसे सीधा धर्म पर जो है प्रहार माना, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सीधा धर्म पर इस चीज को प्रहार माना। और ये विद्रोह सांकेतिक तौर से अगर आप देखेंगे तो मंगल पांडे के द्वारा शुरू कर दिया गया। अब ये क्या होता है, इसमें क्या घटना घटित होती है, उस पर भी हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ रेफरेंसेस दिखाना चाहता हूं। ये आप एनसीईआरटी में भी एज इट इज जाकर के पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली उस समय माइंडसेट क्या चल रहा था। आखिर चर्बी लगे कारतूसों ने इतनी बड़ी तूल कैसे पकड़ ली? क्या धर्म का मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा हो गया था, या फिर चर्बी लगे कारतूस धर्म को ज्यादा प्रेरित कर बैठे थे, या फिर दूसरे अत्याचार इस धर्म के ऊपर होने वाले अत्याचार से कम थे? इन सब चीजों को समझने के लिए एनसीईआरटी की एक किताब जो है हम यहाँ पर उसका रेफरेंस दिखाना चाहेंगे। आप लोगों को आई होप कि दिख रहा होगा। मैं आप पढ़ करके सुना देता हूं। एक रेफरेंस में दिया गया है 84 नियमों की सूची। एक कहानी है, यहाँ पर एक घटना घटित हो रही है कि एक ब्राह्मण है, वो कहीं पर कथा बांचने के लिए जा रहे हैं। तो एक विष्णु भट्ट नाम के एक व्यक्ति हैं, महाराष्ट्र की घटना है ये। महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण है विष्णु भट्ट गोडसे, उनके द्वारा एक लिखित पुस्तक है माझा प्रवास, और उसके कुछ अंश यहाँ पर लिखे हुए हैं। माझा प्रवास आप किताब चाहें तो पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 23-24 पे ये अंश दिए गए थे। ये एनसीईआरटी ने छापा है। विष्णु भट्ट कहते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात जो है कुछ सिपाहियों से हुई है। जब वो एक जगह पर यज्ञ कराने जा रहे थे, तो उन सिपाहियों ने इन ब्राह्मण व्यक्ति से क्या कहा, वो कहानी यहां लिखी है।
सिपाहियों ने कहा कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की सूची बनाई है। 84 टाइटल्स हैं, 84 नियम हैं जिनकी सूची बनाई है, जिनकी सहायता से राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में यह ऐलान किया गया है। और ये मतलब इसमें ओवरऑल मैं आपको बता देता हूं कि इन नियमों के माध्यम से अंग्रेज जो हैं वो धार्मिक रूप से हम लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू करने वाले हैं। उन्होंने यानी सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्सा में अपनी राजधानियों से लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों तक भेज दी गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर की तरफ में बहुत बड़ा विद्रोह होने की आशंका जो है वो यहां पर देखी है। सिपाहियों ने ऐसा कहा है। तो कुछ 84 नियम बने हैं। अब ये सत्य है या असत्य है, इसे अफवाह माना जाए, जो भी माना जाए, लेकिन लोगों के मन में एक ये प्रभाव दिख रहा है, अंदर एक आक्रोश आ रहा है। ब्रिटिशर्स धर्म विरोधी किसी गतिविधि में संलिप्त होने वाले हैं, ये कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसमें सिपाही भी फंसेंगे, इसलिए सिपाही विद्रोह करने के लिए आंतरिक रूप से धीरे धीरे मोटिवेट हो रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की एक जेन्युइन अफवाह इनके इन विचारों को तूल दे सकती थी, चाहे वह अफवाह हो चाहे वह वास्तविकता हो। फिर एक और जो उस समय टेम्परामेंट लोगों का बना और जो एक घटना घटी, तो मंगल पांडे जो ये करने के लिए प्रेरित हुए, उस चीज को मोटिवेट करने वाली एक और स्टोरी है जो कि एनसीईआरटी के ही रेफरेंस से है। देन अगेन यहां पर देखिए कह रहा है कि उसी दौर की एक झलक जो है सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था और उन्हें 48 साल तक नौकरी करी और 1860 में वो सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद भी करी थी। हालांकि उनका जो बेटा है वह विद्रोहियों के साथ था, तो इनको जो है आगे प्रमोशन भी मिला था। अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें उनके संस्मरण लिखने के लिए उन्हें प्रेरित किया। तो वही संस्मरण है जो सीताराम ने यहां लिखा। ये कहानी में चलते हैं। सीताराम क्या मानते हैं इस पूरे के पूरे जो घटना है 1857 की, इसके बाद जो क्रांति घटित होगी, उस पर उनके क्या कहने हैं। उनका कहना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर एक गहरा अविश्वास भर गया था। यानी सिपाही एक तो इस घटना को देख रहे हैं आप, जिसको लेकर के सिपाही जो है वो भ्रमित हैं और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए भी तैयार हैं। और दूसरी घटना जो आप देख रहे हैं वो ये वाली है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो 1857 की जो क्रांति है, 1857 की जो क्रांति हुई या जो भी विद्रोह हुआ आप इसे कह सकते हैं, इस विद्रोह के क्या कारण हैं, तो न सिर्फ ये मंगल पांडे जी के द्वारा किया जाने वाला विद्रोह एक तात्कालिक कारण है, बल्कि इस तात्कालिक कारण के पीछे के भी कुछ इतिहास हैं जो इस प्रकार के संस्मरणों या कुछ उदाहरणों से मिलते हैं। जैसे एक कारण जो है वो अवध के शासक जो उस समय थे वाजिद अली शाह, क्या नाम था उनका, वाजिद अली शाह। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी तक अवध एक ऐसा राज्य था जो अंग्रेजों के लिए किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं बना था और अंग्रेजों ने जो भी संधि सहायता इत्यादि करनी चाहिए, अवध ने हमेशा उसमें साथ दिया। बावजूद इसके अवध को हड़पने की दृष्टि से अंग्रेजों ने उनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को उनके सत्ता छीन करके उन्हें कलकत्ता निर्वासित कर दिया। इससे अवध के जो सैनिक हैं वो अपने ही शासक के इस अपमान से कहीं ना कहीं अपना भी अपमान महसूस कर रहे हैं। और यहां नोट करने वाली बात यह है कि बंगाल की ज्यादातर छावनियों में जो सैनिक हैं वो अवध रीजन या अवध के आसपास के क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इन सैनिकों में अपने राजा के इस अपमान के प्रति आक्रोश है, तो यह भी एक कारण है। देन अगेन वही चीज यहां पर लिखी कि अवध पर कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास है और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे हैं। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों की सेना के नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। ये कहते हैं कि सैनिक विद्रोह यहां से शुरू हो रहा है और सैनिक कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना उन्हें भड़काया जा सकता है, कितना उन्हें एकजुट किया जा सकता है, इसके लिए
इन्हीं अवध और अवध जैसे जो दूसरे प्रांत हैं और दिल्ली है, वहां से कुछ गुप्तचर भेजे जा रहे हैं सैनिकों को भड़काने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि इस रेफरेंस में यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो ये सिपाही विद्रोह हुआ है, इसमें सिपाही भड़काए गए हैं, व्हाटएवर जो भी हो, बट विद्रोह जो है वो यहां पर होते हुए देखने को मिलता है। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया गया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। यहां पर ध्यान रखना है कि उस समय दिल्ली में बादशाह बहादुर शाह जफर हैं, जो कि सिर्फ नाम के बादशाह हैं, जो अंग्रेजों से पेंशन पर चल रहे हैं। बाकी उनका राजनीति में किसी प्रकार का कोई योगदान शेष नहीं रह गया। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें तो सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है, ऐसा मतलब विद्रोह कर सकती है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल इस्तेमाल करने का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेज दिया। यानी ये नई राइफल कौन सी है? यही वाली जो यहां पर आप देख रहे हैं। इन नई राइफल, अब ये नई राइफल था, इनको चलाने का तरीका सिखाया जाएगा। तो रेजिमेंट, अलग अलग रेजिमेंट्स में अलग अलग लोग जो है वो सिखाने के लिए गए हैं। अब सिखाने के लिए गए हैं तो एक बार अंग्रेज ऑफिसर प्रैक्टिस करके दिखाएगा और बाकी सारे लोग जो है वो उसका अनुपालन करेंगे। तो जिस समय ये प्रैक्टिस चल रही है उसी समय इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। तो जो ये अफवाह यहां पर आपको देखने को मिल रही है, उस अफवाह के बारे में यहां पर यह लिखा है सीताराम पांडे के संस्मरण में। लेकिन ये तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आपको अफवाह लगेगी, क्योंकि यहां शुरुआत में देखिए कि सीताराम पांडे कौन है। सीताराम पांडे के बारे में बताया गया है कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद करी। फिर नोटेबल चीज ये है कि सेवानिवृत्ति के बाद ये इनसे लिखवाया गया है संस्मरण, क्योंकि इसमें जो अफसर हुआ करते थे, कमांड के जो अफसर हुआ करते थे नारगेट, उन्होंने इनको संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया है। संभवतः यह संस्मरण दबाव में लिखा गया है, जबकि इनके आंखों के सामने, सीताराम की आंखों के सामने इनके बेटे को मार डाला गया था। तो इस पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली इस तरीके की कुछ चीजें तो हुई होंगी। झूठ लिखने के लिए भी थोड़े आधे सच की जरूरत पड़ती है। उन्होंने लिखा कि हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर या खबर देने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया। अब ये चीज थोड़ी झूठ तो लगती ही है, क्योंकि 1824 में ऐसी घटना देखने को मिली है। दक्षिण भारत में मद्रास में भी सैनिकों ने एक बार इसी तरीके से विद्रोह किया था। 1856 में जब नया कानून लाया गया तो उस समय विद्रोह देखने को मिलता है, और ये सारे विद्रोहों में धर्म को दोयम बताया गया उस समय। फिर चाहे वो पगड़ी लगाने की बात हो, चाहे तिलक लगाने की बात हो, चाहे समुद्र यात्रा करने की बात हो, ये सब 1857 की क्रांति से पहले की घटनाएं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि कभी ऐसा नहीं किया गया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया है, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें साफ दिखाई दे रही है, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। सीताराम पांडे, फ्रॉम द सिपाही टू सूबेदार, पेज नंबर 162 टू 163। तो ये रेफरेंसेस इसलिए पढ़ने जरूरी हैं जिससे कि आप चीजों को समझ सके, पहचान सकें कि वास्तविक घटनाएं क्या हुई होंगी, क्या कुछ हुआ होगा उस दिन। देन अगेन कमिंग टू द पॉइंट, वापस आते हैं अपने उसी दिन 29 मार्च 1857 को। तो 1857 को जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया शाम 5 बजे, तो ये विद्रोह क्यों हुआ, आई थिंक कि आप पूरी ओवरऑल कहानी समझ पाए होंगे कि कई सारे कारण हैं जिसके कारण से सिपाहियों ने विद्रोह किए। मैं 1857 के विद्रोह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि आखिर सिपाहियों ने विद्रोह क्यों किए, क्योंकि ये बड़ी चीज है समझना कि सिपाही तो ब्रिटिश सिपाही हैं और इनको तो अंग्रेजों से स्वाभाविक सी बात है वेतन और सहायताएं प्राप्त होती थी। तो फिर उन्होंने विद्रोह क्यों किया, यहां पर धर्म एक बड़ा मुद्दा हुआ, और निस्संदेह अपने शासक का अपमान भी। देन अगेन, तो जब सारी चीजें ये हो गई, मोटिवेशन हुआ, सैनिकों ने ये हुआ कि भाई विद्रोह करना है, सारी चीजें करनी हैं, तो शाम 5 बजे जो है ये विद्रोह शुरू करते हैं मंगल पांडे। अपने ही रेजिमेंट के परेड ग्राउंड में उन्होंने लोगों को प्रेरित करना शुरू किया, अपने रेजिमेंट के और लोगों को उकसाना शुरू किया, ऐसा कहा जाता है।
ऐसा भी कहा जाता है कि प्लान पहले भी तैयार हो चुका था, लेकिन एंड टाइम में जब मंगल पांडे ने विद्रोह करना शुरू किया तो उनका साथ देने कोई नहीं आया, ये परेड ग्राउंड पे अकेले रहे। हालांकि बाकी सारे रेजिमेंट के लोग, तकरीबन जिसमें 400 सिपाही रहे होंगे, वो सब मूक दर्शक की भांति खड़े होकर के चीजों को देखते रहे। बहरहाल जो भी हो, अगर मूक दर्शक बने देखते भी रहे तो क्या घटना घटित हुई और उससे क्या परिणाम निकाले जा सकते हैं। हुआ ये कि जब ये परेड ग्राउंड पे आकर के हंगामा करने लगे, अंग्रेजों की शब्दावलियों में अगर कहा जाए और हमारी शब्दावलियों में कहा जाए तो वो मोटिवेट करने लगे, तो उस समय इस चीजों को देख करके वहां पे लेफ्टिनेंट BH बो, या फिर जनरल बाग के नाम से भी इनको जाना जाता है, बो या बाग ऐसे करके मतलब उनका नाम है, हम लोग तो हिंदी में बाग ही कहते थे। तो ये वहां पर आ गए और उन्होंने इनके ऊपर निशाना तान दिया, मंगल पांडे के ऊपर। तो जब मंगल पांडे के ऊपर निशाना ताना तो मंगल पांडे ने अपनी राइफल पहले ही भर रखी थी और उन्होंने इनके ऊपर गोली चला दी। हालांकि गोली का निशाना जो इनकी ओर चलाया गया था वो चूक गया और इनके घोड़े को जा लगा और वो गिर पड़े। गिरने के बाद लेफ्टिनेंट बाग ने भी गोली चलाई जो कि मिस हो गई और मंगल पांडे भी बच गए। ये सब हंगामे को देख करके वहां पे सार्जेंट मेजर ह्यूसन आ गया और मेजर ह्यूसन के ऊपर भी मंगल पांडे ने गोली चला दी। तो इस तरीके से ये दो बड़े ऑफिसर्स हैं जिस पर एक सिपाही ने गोली चला दी है। और ये वो समय है कि ब्रिटिशर्स जब आपके मतलब ब्रिटिशर्स को तो आप आंख उठा करके भी नहीं देख सकते थे, ये वो माहौल था। ऐसे समय में एक सिपाही ने न सिर्फ आंख उठा करके देखा है बल्कि उसके ऊपर सीना तान के गोली भी चला दी है। और विद्रोह इससे बेहतर क्या हो सकता था। हालांकि यहां पर काफी देर तक खींचातानी चलती रही और एक समय ऐसा भी आया कि यहां पर सभी लोगों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। मंगल पांडे इन दोनों ऑफिसर्स के ऊपर तलवार से लेकर के हमला भी करने लगते हैं। बीच बचाव करने में जो पूरी भीड़ इकट्ठी हुई है, तो वो सारी भीड़ में से कोई, ये सब ऑफिसर्स बाकी के जो सिपाही थे उनसे इस मंगल पांडे को पकड़ने के लिए बोलते रहे, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं। एक व्यक्ति हिला जिसका नाम था शेख पलटू। शेख पलटू ने जाकर के इन्हें कमर से पकड़ लिया, लेकिन फिर भी ये मंगल पांडे जो है उस शेख पलटू को से बचते हुए इनके ऊपर जोरदार हमले करते रहे, इन दोनों ऑफिसर्स के ऊपर। कोई भी रेजिमेंट से आगे नहीं बढ़ा। अब इस चीज के कई मायने निकाले जा सकते हैं। जैसे एक मायने यह निकाला जा सकता है कि भले ही आगे बढ़ करके अन्य सिपाहियों ने इन दो अधिकारियों के ऊपर हथियार नहीं उठाए, लेकिन मंगल पांडे से हथियार छीने भी नहीं। ब्रिटिश सैनिकों ने या ब्रिटिश अधिकारियों ने इस बात को मंगल पांडे का साथ देना माना। संभवतः साथ था भी, ठीक है, हिम्मत नहीं होती, कभी कभी हम फिजिकली साथ नहीं देते हैं, मेंटली साथ देते हैं। लेकिन शेख पलटू जिसने ये हिम्मत जुटाई और अंग्रेजों को इनके प्रहार से बचाने का प्रयास किया, ये आगे चल करके इसका प्रमोशन हो गया, ये शायद हवलदार बन गया, काफी बड़े पद पर पहुंच गया ये, जो कि उस समय आसान नहीं हुआ करता था किसी सिपाही के लिए हवलदार बनना। सो ये तो शेख पलटू की कहानी है। बहरहाल ये घटना काफी बड़ी हो गई। इसी दौरान जब अन्य लोग यहां पर आने शुरू हुए, जब सेना के दूसरे अधिकारी आने शुरू हो गए और अब लगा कि मंगल पांडे जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे, उनको पकड़ लिया जाएगा, तो मंगल पांडे ने अपनी ही राइफल से, अब राइफल छोटी तो है नहीं, अपनी ही राइफल से उन्होंने स्वयं को गोली मारने का प्रयास किया। वे लेट गए और लेटने के पश्चात उन्होंने इस तरीके से कुछ राइफल जो है वो नीचे रखी, उसकी जो नाल है वो अपनी तरफ रखी, गर्दन की तरफ मारने का प्रयास किया। काफी बड़ी राइफल है, तो उसको पैर के अंगूठे से चलाने का प्रयास किया, लेकिन वो मिस हो गया। उनकी छाती और गर्दन इत्यादि को छूते हुए गोली निकल गई। इनके शरीर में जो कपड़े थे उसमें आग लग गई और जल्दी से सिपाहियों ने आकर के इनको क्या कर लिया, कैद कर लिया। सो ये तो यहीं पर शहीद हो जाते, बट उस समय इनको जल्दी से अस्पताल पहुंचाया गया और इनकी जांच परख करी जानी शुरू कर दी गई। होश में आने के बाद इनसे पूछा गया कि क्या आपने ये घटनाएं जो करी हैं वो होशो हवाश में करी हैं। इस पर इतिहासकारों के अपने अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों ने कहा कि शायद उस समय किसी प्रकार की कुछ विशेष खाद्य पदार्थ लिए थे मंगल पांडे ने, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अग्रेसिव रहे, ऐसा कहा जाता है। और कुछ लोग इस पक्ष में नहीं भी है। बहरहाल जो भी है, ये घटना लोगों को मोटिवेट कर जाती है कि एक सिपाही भी इतने बड़े ऑफिसर्स पर हथियार चला सकते हैं। और इस घटना ने उन लोगों की आंखों से वो पर्दा हटा दिया जो इस तरीके से डला हुआ था
कि शायद अंग्रेज अविजित हैं और अंग्रेज अधिकारियों की तरफ तो आंख उठा करके भी नहीं देखा जा सकता। इसने यह साबित कर दिया कि एक सैनिक अगर गोली चला सकता है तो पूरी सेना भी चला सकती है। यही सिपाही जिसने ये काम किया, 29 मार्च 1857 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके पश्चात इनको जेल में रखा गया और इनको कैदी नंबर दिया गया 1446। पूरी तरीके से सजा में इनको दोषी पाया गया। जब सुनवाई चली गई तो इनको दोषी पाया गया और इसके लिए इनको सजा दी गई फांसी की। और फांसी की सजा दी गई, फांसी की जो डेट तय करी गई वो तय करी गई 18 अप्रैल सन 1857। तो बात यह है कि जब 18 अप्रैल 1857 की डेट फांसी की तय करी गई थी तो 10 दिन पहले ही यह सजा क्यों दी गई, उसके पीछे भी काफी कारण है। क्योंकि यह एक सैनिक विद्रोह था और क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेटिव इन्फेंट्री से हुआ था, बैरकपुर छावनी से हुआ था। इस खबर को तेजी से फैलने में देर नहीं लग सकती थी। शायद दूसरी छावनी के सैनिक भी मंगल पांडे हो सकते थे। इसलिए किसी की भी शहीदी का जो दिन है, अगर उस दिन हो सकता है कि इसको लोग सांकेतिक रूप से एक्सेप्ट करना शुरू कर दें और अपने ही एक सिपाही की, क्योंकि यूनियन हो जाता है, लोग प्रेरित हो जाते हैं, तो इसलिए इस डेट से भयभीत होकर के कि 18 तारीख को यदि अगर हमने इनको फांसी की सजा दी तो निश्चित तौर पर देश की तमाम सारी छावनियों में इस चीज को लेकर के एकदम से रोष उत्पन्न हो जाएगा, जो इन भारतीयों को धर्म और मजहब से हट करके सैनिक मजहब में एक होने के लिए मजबूर कर देगा। और इसी दृष्टिकोण से 18 अप्रैल की बजाय 10 दिन पहले ही इन निर्मम अंग्रेज अधिकारियों ने मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल को ही फांसी की सजा दे दी। 8 अप्रैल को ही सुबह 5:30 बजे तड़के ही फांसी की सजा दे दी गई। बाद में इनके जो मृतक शरीर जो है इनके गांव जो है वो भेज दिया गया। इसके पश्चात लोगों ने विद्रोह किया, हुआ वही विद्रोह हुआ। अगर 18 को होता तो और बड़ा विद्रोह होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फांसी की सजा भी कोई मजाक तो है नहीं कि विद्रोह को दबा ना सकें, इसलिए हम पहले ही। और ऐसा ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज का दिन कैसा है कि जहां 8 अप्रैल को फांसी की सजा अपनी तयशुदा डेट से 10 दिन पहले दी गई, इसी तरह से आज ही की डेट में जो एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी शहीद आजम भगत सिंह की, उनकी भी आगे जब फांसी दी गई तो उनको भी उनकी तयशुदा डेट से पहले फांसी की सजा दी गई थी। इसलिए इन दो सिपाहियों को, इन दो व्यक्तियों को, इन दो व्यक्तित्वों को आधुनिक भारतीय इतिहास के क्रांति में एक तूफानी नाम के नाम से जाना जा सकता है और दोनों के लिए आज इंपॉर्टेंट डेट है। एक इवेंट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं भगत सिंह जी के ऊपर, जो नेशनल असेंबली बम केस है। दूसरा वाला जो है ये ऑलमोस्ट मैंने आपको यहां पर बताया। अब इसके पश्चात ये तो सजा हो गई। इसके पश्चात क्योंकि रेजिमेंट ने बगावत करनी शुरू कर दी थी, इसलिए रेजिमेंट को भी सजा दी गई और 34वीं रेजिमेंट जो है वो भंग कर दी गई। 34वीं रेजिमेंट के भंग किए जाने के पश्चात क्या इंपैक्ट पड़ा, इसको भी हमें समझना चाहिए। अब ये इंपैक्ट ये हुआ कि ये जो चीज जो मंगल पांडे कर गए, चाहे जैसे भी कर गए, वह अब आगे एक बड़े इतिहास को मार्गदर्शन देकर के चला गया। हुआ ये कि इसी घटना के कुछ समय पश्चात मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने भी नए कारतूसों को लेने से इनकार कर दिया, उससे प्रैक्टिस करने से मना कर दिया। मेरठ में जब इन सैनिकों ने इस तरीके की प्रैक्टिस करने से मना कर दिया तो वहां के 85 सिपाहियों ने विद्रोह किया और विद्रोह जब उन्होंने किया तो अंग्रेज ऑफिसर्स ने इनके ऊपर आरोप लगा करके इनके ऊपर जो है वो केस चलाया और वो केस चला करके इनको नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकालने के बाद भी केस जारी रहा और इन्हें सजा के तौर पर इनको सजा के तौर पर 10-10 साल की जेल कैद की जो है वो सजा दी गई और ये सजा दी गई 9 मई सन 1857 को। मेरठ में जब 9 मई सन 1857 में को जब इन 85 सिपाहियों को सजा दी गई तो इस तरह यहां के सिपाहियों ने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और फिर अगले ही दिन 10 मई सन 1857 को 10 मई सन 1857 को इन सिपाहियों को आजाद करा करके मेरठ की जेल से तमाम सारे जो विद्रोही हैं वो मेरठ से तड़के ही मेरठ से निकल पड़े रात ही और तड़के सुबह ही
दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पर उन्होंने कब्जा कर लिया। वहां पर बहादुर शाह जफर से मुलाकात करके उन्हें बादशाह हिंदुस्तान दोबारा से घोषित कर दिया और अपनी इस 1857 की क्रांति का ऑफिशियल नेता भी घोषित किया। इसके पश्चात 1857 की क्रांति को पूरे देश में चलाने के लिए तमाम सारे राजाओं को बहादुर शाह जफर के नाम से पत्र लिख करके भेजा गया कि वो सब सिपाहियों का साथ दें, उनका मार्गदर्शन करें और अंग्रेजों को यहां से बाहर निकालने का प्रयास करें। परंतु ये भी सत्य है कि ये सब काम जो बहादुर शाह जफर हैं उन्होंने अपनी स्वेच्छा से नहीं किया, सैनिकों के दबाव में आकर के किया। बहरहाल इसके आगे की कहानी 1857 की है। 1857 की कहानी कैसे शुरू होती है? मंगल पांडे की जो ये विद्रोह है उसने 1857 की क्रांति को कैसे जन्म दिया। मेरे ख्याल से आप इन सब चीज़ों को समझ पाए होंगे और आज के इस डेट को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं, इसलिए इस तरीके की हिस्ट्री का रिवीजन इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको ये बताना चाहता हूं अगेन कि 15 अप्रैल से शाम 6 बजे हिस्ट्री के साथ ही एक नया बैच शुरू होने जा रहा है, शानदार इतिहास की क्लासेस के साथ। अगर आप जुड़ना चाहते हैं और यूपीएससी 2025 से 26 को टारगेट कर रहे हैं तो इस बैच से बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिए। ये बैच नंबर 5 है। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये कोर्स आपको मात्र 30,999 मिलेगा। सबसे खास बड़ी बात इसमें 2 चीजें हैं। एक तो इस बैच में आपको 18 किताबों का प्रॉपर पूरा सेट मिलेगा एंड सेकंड थिंग इज कि आपको डेली लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, डेली आपको आंसर राइटिंग भी करने के लिए मिलेगा, डेली आपको जो है प्रैक्टिस सेट्स इत्यादि भी मिलेंगे, डेली नोट्स आपको मिलेंगे, ये सारी चीजें मिलेंगी, मेंटरशिप की सुविधा मिलेगी। लेकिन जब आपका प्रीलिम्स आ रहा होगा तो प्रीलिम्स के लिए हम स्पेशल प्रोग्राम चलाएंगे जो कि 7-8 हज़ार रुपए का होता है, स्टूडेंट अलग से खरीदते हैं, वो आपको इसमें निःशुल्क दिया जाएगा। और वो कौन सा है? वो है SIPS, सक्सेस इन प्रीलिम्स। सक्सेस इन प्रीलिम्स में हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम आपको इस तरीके से तैयार करें कि आप प्रारंभिक परीक्षा निकाल सकें। प्रारंभिक परीक्षा निकल जाने के पश्चात दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर पता चलेगी, वो ये है कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए हम निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करेंगे। निःशुल्क आवासीय सुविधा हम आपको यहां पर प्रदान करेंगे अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो। और उसके बाद हम यहां पर मेंस की तैयारी कराएंगे। मेंस निकलने के पश्चात हम आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएंगे। ये सारी चीजें आपके लिए निःशुल्क रहेंगी आगे। मात्र 30,000 में सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। P2I बैच है, प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसके अलावा CSET भी आपको इसमें फ्री में मिलेगा, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम से आपको फ्री में मिलेंगे, निबंध की भी हम प्रैक्टिस कराएंगे, जबकि क्लास सिर्फ इसमें GS की आपको इसका फाउंडेशन बैच जो है वो सिर्फ GS का है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो आज का लेक्चर मैंने पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया पर तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर virat.dubey के नाम से संपर्क कर सकते हैं। इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम से। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए भी आपको virat.dubey इसी नाम से सर्च करना है। इसके अलावा अगर आप हमसे और भी कुछ ईमेल ID पर बातचीत करना चाहते हैं या फिर वाया फोन आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई चीज़ ऐसी है जो गाइडेंस के रूप में ज़रूरी है, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं virat.dubey@studyiq.com पर। अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात करेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स के या फिर इतिहास के पहलुओं को लेकर के दोबारा आपके सामने। तब तक नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।